सर मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद आपको मेरी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अभी भी नहीं आ रही? आ रही थी आवाज? जी सर, आ गई आवाज। आ गई आवाज, चलो जी। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये कैपिटल मेंटेनेंस वाला कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया था। होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, ये एग्जांपल भी और आगे क्वेश्चन भी मैंने दिया था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, ये एग्जांपल 4 है जी। इसके अंदर भी छोटे छोटे केसेस हैं कि in case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, the requirement of conceptual framework shall prevail. In case of, ये false है, in case of conflict between requirement of conceptual and IFRS, the IFRS shall prevail, being an established principle that specific law requirement prevails over general laws requirement. तो जिन मुल्कों के अंदर लॉ जो है वो IFRS हो, मतलब उनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही IFRS हो, तो फिर ऑब्वियसली IFRS के अलावा कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा तो उसे फॉलो नहीं किया जाए। क्या कह रहे हैं जी, पूछे इनसे। जी आतिफ, आपने सर हैंड किया। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है आपकी। थोड़ी आ रही है यार। क्या करें यार, इसका कोई गड़बड़ लग रही है। एक्चुअली इशू ये है कि इनको सैनिटाइज कर करके मेरा ख्याल ये हाँ जी, अब भी ऐसे ही है। सर अब ठीक है, अब बेहतर है सर। बेहतर है यार, ये आवाज़ का कुछ इशू हो रहा है। जरा माइक क्लोज कर लें। लो जी, माइक और क्लोज कर लेते हैं। अब सही है। सर जब आप ऊंचा बोलते हैं तब सही लगती है, पर जब आप आहिस्ता जब होते हैं ना पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बहुत गौर से सुनना पड़ता है। गौर से कहंदा जी सुनना पड़ता है पुत्र, टीचर नु गौर नहीं सुनींदा है। नहीं सर, वो जैसे होता नहीं आला लगा के सुनने वाला काम होता है, जैसे वो काम यार हो वो रहा कह रहे हैं आवाज़ बहुत कम आ रही, कहीं वॉल्यूम शॉल्यूम तो नहीं हमने कम किया हो? यार आप किसी और बंदे से चेक करो यार, आतिफ नईम से पूछते है। हैं। हाँ जी जी, आतिफ आपको जी आवाज़ ठीक आ रही है? सर, यही इशू था। अभी बेहतर हो गई है, मुझे भी यही बेहतर, इशू था। चलो बेहतर होगी, ठीक है जी। लो जी, हम कोशिश करते हैं रोला डालने की, ठीक है जी। ओके मुआज, लो जी मुआज ने भी हाथ खड़ा कर दिया है जी। भाई मुआज साहब। सर आवाज जिस तरह डेली आ रही होती है ना, बिल्कुल वैसी ही है बिल्कुल जैसे वैसी अब है। डेली। हाँ बिल्कुल वैसी है, कोई चेंज नहीं है वैसे। ये फिर दो मस्त बंदे क्यों कह देने कि जी आवाज़ सही नहीं आ रही। सर जैसे डेली आप बोलते हैं वैसी ही आवाज आ रही है। भाई मुआज साहब कह रहे हैं जैसे मैं डेली बोलता हूँ वैसे ही आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आपके माइक शाइक के साथ है, उसको ज़रा लीड शीट दोबारा लगा के देखें प्लीज। ओके अच्छा जी, तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बताया था कि सिर्फ IFRS, हाँ IFRS कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है, लेकिन ये कहना कि IFRS कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं, इट्स रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है दैट कंसिस्ट ऑफ IFRS इस्लामिक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश बाय द ICAP और जो कंपनीज एक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इट्स ट्रू कि जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नॉट एन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद HR related cost is recognized as an asset in the financial statement since economic benefit is probable from human resource। भाई ये गलत बात है। HR related cost जो है वो हमारा एक्सपेंस होती है, वो हमारा एसेट नहीं होती। कहा जाता है लोगों को कि यार ये बंदा हमारे लिए एसेट है, ठीक है। लाइक मी इज एन एसेट फॉर द टिप्स कॉलेज, यू कैन से। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक है।
आज तक ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग नहीं हो सकती। हाँ, इसके ऊपर काम हो रहा है, मे बी आने वाले 5, 10, 15 सालों में we will be able to record HR as an asset, but right now HR cost is an expense, जो कि सैलरी होती है वो हमारा एक्सपेंस होती है, वो सेलिंग हो, एडमिन हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना, दैट इज एन एक्सपेंस, दैट इज नॉट एन, क्योंकि HR ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सैलरी दे दी तो वो फ्यूचर में आपके लिए काम करता रहेगा। जिस महीने सैलरी नहीं देंगे अगला कहेगा सर गुड बाय, ठीक है। आजकल अलबत्ता नहीं कह रहे गुड बाय, सैलरी भी नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल उन्हें पता है कि यहाँ से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ये मसला है आजकल। ओके, अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है जी कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन दिस। ये इन्होंने चबल मारी है, सॉरी, अब ये ऑनलाइन है, मैं पता नहीं क्या क्या कह जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए था ना। इंटरनली जनरेटेड गुडविल वो होती है कि मैं इसकी स्टैंडर्ड इजाज़त नहीं देते, पहली बात तो ये है। इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर जाके ये बात होगी कि जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल है उसको रिकॉग्नाइज करने की इजाज़त स्टैंडर्ड नहीं देते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये टिप्स की हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई गुडविल नहीं, ठीक है। क्योंकि गुडविल उस वक्त डिटरमिन की जाती है जब आपने बिजनेस बेचना हो या खरीदना हो, उससे पहले गुडविल का कोई लॉजिक ही नहीं है। समथिंग, देयर इज समथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो उसे हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं कि मैं आज अपनी बैलेंस शीट पकड़ूं और मैं कहूँ यार हमारी गुडविल 5 करोड़ पे है, तो मैं 5 करोड़ की एंट्री डाल दूं, गुडविल डेबिट करके रिजर्व इक्विटी को क्रेडिट कर दूं, तो दिस इज नॉट अलाउड, तो ये फॉल्स है, ठीक है जी। ओके, क्यों है, किस वजह से है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट राइज ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड and the association with income can only be decided in broad terms. Expense should be recognized in profit and loss of each accounting period on the basis of systematic। हाँ, कहते हैं जब आप एक खर्चा जो है वो ज़्यादा अरसा के लिए कर देते हैं, ठीक है, आपने कोई पेमेंट की और वो 5 साल के लिए है, तो कहता है जी आपने उस एक्सपेंस का जो, लाइक आपने एडवर्टीजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने एक पेमेंट कर दी एडवर्टीजमेंट की 5 साल के लिए, किसी ये जो सेलिब्रिटी होता है, किसी ये जो फनकार लोग होते हैं उसको, कि अब उसने 5 साल आपके लिए ऐड करना है, ठीक है। अब वो जो 5 साल की पेमेंट आपने, उसने एडवांस पेमेंट लेते हैं आमतौर पर, तो वो आपका एक्सपेंस सारे का सारा अभी नहीं है, उसे आप सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट करके आप ओवर द पीरियड जो है वो उसे चार्ज करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इट्स ट्रू बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होगा कि जिस पीरियड के अंदर मैंने बेनिफिट लेना है मुझे उसी पीरियड के अंदर जो है वो एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या है, व्हेन एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। बिल्कुल बोंगी मारी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उलट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये देखिए फॉल्स लिखा हुआ है। उसके बाद इन फेयर वैल्यू मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट that would be paid to purchase the sum or similar asset currently। मेरा ख्याल फेयर वैल्यू ऐसे नहीं है, ये करंट वैल्यू की डेफिनेशन है जो बताई हुई है इसमें। फेयर वैल्यू ये है कि मेरा ये वाला एसेट इस वक्त मार्केट में कितने का बिक सकता है, वो फेयर वैल्यू है। करंट वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं ऐसा ही खरीदना चाहूँ तो वो कितने का है। सो इट्स फॉल्स। आगे चलो भाई, नेक्स्ट आगे एग्जांपल है जी, ये आपने वही डेफिनेशन है, वो कहता है जी रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड इन ईच ऑफ द अबव सिनेरियो, कहता है जी इनमें से जो सिनेरियो वो कहता है जी ये यूज हो रहे हैं। द मेथड ऑफ मेजरमेंट इज रेलेवेंट व्हेन एन एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न एंड इज फेस्ड विद लिक्विडेशन। जब एक कंपनी जो है वो चलती हुई नजर ना आ रही हो और वो लिक्विडेट होने जा रही हो, है रमज़ान है ना, इसीलिए आज एनर्जी भी कम कम लग रही है। ओके, मुश्किल हो जाया करेगा, कोई नहीं, सैटरडे को मुश्किल हुआ करेगा, बाकी दिन तो अपनी क्लास सुबह ही है ना, सुबह सुबह ज़रा रोज़े का असर कम होता है। एनीवेज, तो कहता है जब आप बिजनेस लिक्विडेट कर रहे होते हैं
तो फिर एक्चुअली एसेट्स की वैल्यू उनकी रियलाइजेबल या सेटलमेंट वैल्यू के ऊपर होती है। वो पूछना ये चाह रहा है कि सिचुएशन में कौन सी जो वैल्यूएशन मेथड है वो यूज करेंगे। तो रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि जब आप बिजनेस बेचते हैं तो अगला बंदा कहता है भाई लो बताओ पैसे कितने लें, जब बिजनेस आप वाइंड अप कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो अगला कहता है अच्छा यार ये मेरी फलां मशीन है, बताओ यार क्या पैसे देने हैं, सेटलमेंट करो कितने के ऊपर देनी है। तो सेटलमेंट वैल्यू जो है वो होगी। एबीसी हैज टू इनकर dismantling cost amounted to rupees 100,000 after 3 years. However, the cost is recorded as, यार ये भी इन्हें यहाँ ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। चले मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होती है। हमने जो कॉस्ट उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक लगानी है, ठीक है। और आपको याद होगा एक अजीब सी कॉस्ट भी ऐड की थी, वो क्या, वो हमने कॉस्ट ऐड की थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उसको भी हम एसेट की कॉस्ट बनाते हैं। सर ये कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये सोचते हैं कि यार जब ये एसेट 10 साल बाद फारग होगा तो इससे हमें इसको इससे मुझे ये 2 लाख रुपए का बिक जाएगा, और लेकिन इसको डिसमेंटल करने के अंदर मुझे 1 लाख रुपया एक्सपेंस भी मेरा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, वो जो 2 लाख का बिकेगा और जो एक्सपेंस डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो मेरी उसके ऊपर लगेगी, वो आज मैं पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट बनाऊंगा। लेकिन कैसे बनाऊंगा, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके बनाऊंगा। तो कहता है अगर मैंने ये वाला काम करना है, ये जो काम हुआ है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो 1 लाख आफ्टर 3 ईयर है, और उसको मैं कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ 75,000। इसका मतलब क्या है, आपने उसकी डिस्काउंटिंग कर ली है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आज उसे अपने एसेट की कॉस्ट में 75,131 का आप उसे ऐड कर रहे हैं। 3 साल बाद क्या 1 लाख रुपया, आज के 75,131 को डिस्काउंट रेट बताया होगा तो उसके साथ कर लेंगे। एबीसी हैज परचेज PPE costing property plant equipment 10,000 to be depreciated over a period of 10 years. At the end of the year 3, the book value amounted to rupees 7,000. However, ABC considers mirroring the PPE at the current मार्केट वैल्यू अमाउंट टू रुपीज़ 15,000। तो कौन सा हम कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है, करंट कॉस्ट का, कि जब मैं उसे करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर अपनी किसी एसेट को डिटरमिन करना चाह रहा हूँ तो दरअसल मैं करंट कॉस्ट वाला मेथड यूज करना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपको पूछ सकता है कि भाई इस सिनेरियो से आपको कौन सा कॉस्टिंग मेथड आपके देने आ रहा है। आगे चलें। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, इसको आपने घर से अटैम्प्ट करना है। डेफिनेशन हैं, रोज़ा मेरा भी है और यकीनन आपका भी होगा। तो बोल बोल के ये वही चीज़ें हैं जो बार बार आपको बता रहा हूँ, बताई हुई हैं हमने। तो इनकम किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, डिस्कशन ऑफ द एसेट डेफिनेशन, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आगे चलोगे। डिस्कशन ऑफ द इनकम डेफिनेशन, ये भी एक दफ़ा पढ़ लेनी है आपने। कंक्लूजन, द रिसीट ऑफ कैश इज इन रिटर्न ऑफ फॉर सर्विस रेंडर लीड्स टू एन एसेट एंड इनकम इन 2004। उसने जो एग्जांपल दी हुई है रिसीवेबल होगा, तो वो कहता है कि जी ईयर 4 के अंदर इनकम भी उसे ट्रीट करेंगे और उसे अपना एसेट यानी रिसीवेबल भी बनाएंगे। इसी तरह ये बी पार्ट में भी एक एग्जांपल है, ये भी सॉल्व कीजिएगा। आगे चलें। एग्जांपल 7, एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड टोटलिंग 120। ठीक है, ये भी छोटे छोटे 4 केसेस हैं। आगे चलो भाई, ये इनके सोल्यूशन उसने दिए हुए हैं। इसके अंदर वो मैचिंग आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चेक कर रहा है कि कितना रेंट एक्सपेंस बनेगा, कितना एडवांस होगा, एसेट इफ कॉस्ट ऑफ द एसेट इज मटेरियल, लीगल चार्जेस एक्सपेंस होते हैं, गुड्स ये जो हमारा एसेट होती है जिस वक्त हम खरीदते हैं, और जब बेचते हैं तो वही गुड्स हमारा एक्सपेंस हो जाती है। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल है, आगे चलें। ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं, ये आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेनी थी पीछे जो हम, ठीक है। उसके बाद हम आगे जी आपके जो ये देखें, ये जो एग्जांपल 8 है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंट टू बी 50,000 अगेंस्ट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड आफ्टर 6 मंथ। ये क्या है, ये हमारा एडवांस है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर और हमारी लायबिलिटी है। या जी हम FA1 नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बातें बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड टू ABC एंड को ऑन क्रेडिट अमाउंट रुपीज 30,000। ये क्या है जी, ये हमारा एसेट है और इनकम है। कहते हैं जी जो पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल एसेट है और 30,000 हमारी इनकम है।
अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ 30,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है? ये कहता है ये आपकी इनकम है। बैड डेट्स पढ़ा है ना इंट्रो के अंदर हमने, बैड डेट्स वो जो राइट ऑफ किए होते हैं वो रिकवरी हो जाती है उनकी, तो जब वो राइट ऑफ होते हैं तो वो एक्सपेंस बनते हैं, जब रिकवरी होती है तो वो इनकम होती है। लो जी नेक्स्ट। लो जी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने घर से अटैम्प्ट करने हैं, मेरे ख्याल को 25-30 होंगे, इनको आज घर से आप लोग देख लीजिएगा। देखो जी ये सब आपने अटैम्प्ट करने हैं जी, कोई काम खास नहीं है। कितने 7 है बस, कितने थे 20 थे, तो ये तो आपके 10 मिनट की मार है इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी चैप्टर ख़त्म हो गया जी। मैं 2 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, एक चैप्टर नंबर 7 रिवोल्यूशन वाला और चैप्टर नंबर 1 जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का है। और कोई टेस्ट का भाई मैकेनिज्म डिज़ाइन हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है जी, टेस्ट का अनाउंस करेंगे हम लोग। भजन को टेस्ट का मैकेनिज्म अनाउंस किया कि नहीं अभी? ठीक है जी, मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिर आपको बताते हैं मैकेनिज्म क्या है टेस्ट का। तो भजन हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, हम तीसरा चैप्टर शुरू करने लगे। चलो जी। हैं? हाँ अच्छा आज नींद बहुत आ रही है। लो जी प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात तो ये है इसका टाइटल रॉन्ग है। इसका टाइटल होना चाहिए प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी बनानी सिखाई हुई है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी। फाइनल अकाउंट बाज़ाहिर आपके सिलेबस में नहीं है, FR1 के सिलेबस के अंदर फाइनल अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है इसको पढ़ने से पहले हमारी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। ये एक कह लें कि ड्रॉबैक है हमारे, मेरा ख्याल उन्होंने जो नया सिलेबस है उसके अंदर इसे उन्होंने रीशफल कर दिया है। हाँ लेकिन बहरहाल ये वाला जो सिलेबस जिसका एग्जाम आप लोगों ने देना है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सारे इंट्रो पढ़ के बैठे हुए हैं। इंट्रो में आपने सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं 2, वो भी कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कंपनी का आपको इंट्रोडक्शन दिया गया इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर कि भाई लिमिटेड कंपनी क्या होती है, लेकिन लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो आपको इंट्रो में करवाए नहीं गए, अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाई नहीं। हमारे सारे सवाल देख लें वो क्या थे, वो किसी सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने के लिए ये चैप्टर है प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। टाइटल उसने दिया हुआ है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बाजार रॉन्ग टाइटल लग रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको याद होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट है उनमें से एक है, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई होगी तो उसके बाद हम इसे बना सकते हैं। इसके अंदर मेनली क्या है, इसके अंदर इक्विटी की चेंजेस हैं।
इक्विटी के जो कंपोनेंट हैं उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं उनकी रिकॉन्सिलेशन है ये। यार हमारी ओपनिंग इक्विटी कितनी थी ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्या ऐड लेस हुआ और क्लोजिंग इक्विटी कितनी हो गई। आप लोगों ने जो सवाल किए हुए हैं उनके अंदर तो सिंपल ऐसे ही है ना कि जी ओपनिंग कैपिटल कितना था, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कितना हो गया। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अच्छे खासे लिमिटेड कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज बनाई हुई, जिसके अंदर इक्विटी के कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और प्रॉफिट नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ इक्विटी होते हैं। ठीक है, आगे चलें जरा जी। ये तो उसने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी बनानी होती हैं। ठीक है जी, आपको पता है ये 5 कंपोनेंट हैं, ये पांचों आपने 4 हैं ये उसने दिए हुए हैं। पांचवा क्या होता है, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो भी यहाँ लिखना चाहिए। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है जी, तो ये वो 5 कंपोनेंट जो हैं ये इनको हमें बनाना होता है। आगे चलेंगे, ये उसने नीचे लिखा हुआ है एडिशनली नोट्स जो है, ये वाला ये देखें, नोट्स टू द अकाउंट्स। आगे चलो, ISA 1 presentation financial statement specified what published general purpose financial statement should include। ठीक है, कहता है जी जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है उसके अंदर बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। और in your earlier studies you have studied about the statement of financial position and statement of comprehensive income। ठीक है बस जी, और लिहाजा कहता है जी ये वाला चैप्टर जो है ये आपके एक्चुअली सिलेबस के अंदर आपके 2 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट रह गए हैं वो इस सिलेबस में हैं। कौन से रह गए हैं, 2 पढ़ लिए, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और रह कौन से 2 गए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। वो दोनों ही 2 चैप्टर हैं इस सिलेबस के अंदर। जैसे ये इक्विटी का चैप्टर है और मेरा ख्याल 5वां चैप्टर शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, जो भी नंबर है उसका। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर इख्तलाफ है, इसमें लिखा हुआ ना इन योर अर्लियर स्टडीज। यार वो अर्लियर स्टडीज हमारी इस तरह की नहीं है कि उसके अंदर उससे डायरेक्ट हम वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बना सकें। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि पहले मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँ जो कि एडिशनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट वैसी ही होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिशन होती हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें, वो कहता है कि जी ये जो इक्विटी है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या, ओनर एंड नॉन ओनर। कुछ इक्विटी ओनर्स की होती है और कुछ इक्विटी नॉन ओनर्स की होती है। अब ओनर्स की इक्विटी का तो आपको पता है कैपिटल है और प्रॉफिट है। नॉन ओनर्स की इक्विटी क्या होती है ये अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे। नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी देयरफॉर टू एज टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर चेंजेस आएंगी जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद चेंजेस आती हैं, वो किसी हद तक उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। Purpose and importance, statement changes in equity actually tells users about the status of the owner's equity at the beginning and at the end of the, पता है भाई how it is changed during the year, ये भी पता है भाई। It is important to note that statement of financial position provide information about the financial position of the business, ये भी पता है भाई। कोई नई बात बताओ, आगे चलो भाई, ये सारा कुछ पता है हमें। The statement change in equity helps user to financial statement to identify fact that cause a change in owner's equity over the accounting period। कहता है ये जो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी है इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे इंफॉर्मेशन ये मिलती है यूजर को कि भाई जो ओनर की इक्विटी है वो ओवर द पीरियड चेंज कैसे हुई है, उसके अंदर क्या चेंजेस आई। ठीक है, क्या कैपिटल और डाला है, क्या प्रॉफिट की वजह से बढ़ी है, कोई डिविडेंड निकाला है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्या है। Therefore, through statement changes in equity, users, especially shareholders, can get great insight about the effects of the business operations and related factor on the wealth of the owner। ज़ाहिर है equity wealth को determine करती है। Example of the
information provided in the statement change in equity include share capital, ठीक है, share capital issued and redemption during the year, gains and losses recognized outside the profit and loss, dividends, right issue, debenture, bonus, ठीक है, and so on. अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूं आपके ऊपर से गुजरी होंगी, क्योंकि ना हमें पता है कि शेयर कैपिटल इशू क्या मतलब है। हमें तो कैपिटल पता है ना, जिससे बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, लिहाजा उसे समझना है। ना हमें रिडेम्पशन का पता है, रिडेम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, कि कितने शेयर कैपिटल जो है इशू हुआ और कितने शेयर कैपिटल रिवर्स हुआ। ना हमें गेन और लॉस ऑन रिकॉग्नाइज आउटसाइड प्रॉफिट और लॉस, हमें जो गेन और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें पता है, जो हम करते रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते रहे हैं। आउटसाइड प्रॉफिट और लॉस का हमें नहीं पता, डिविडेंड्स हमें नहीं पता, राइट शेयर हमें नहीं पता, बोनस शेयर हमें नहीं पता ड्यूरिंग द पीरियड। तो इन सब मामलात के अंदर जो चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड आई होंगी, वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हम शो करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे और मुख्तलिफ मद में इक्विटी के अंदर ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई, किससे इक्विटी बढ़ी है, किससे इक्विटी कम हुई है। तो हमने बताया दो एलिमेंट हैं। कुछ इक्विटी की ट्रांजैक्शन होती हैं विद ओनर्स बिजनेस के जो मालिक होते हैं, उनके साथ इक्विटी की ट्रांजैक्शन क्या क्या होती हैं। उनमें सबसे पहली बात है शेयर कैपिटल। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर पैसे डाल के बिजनेस शुरू करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। जब एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर पैसे डाले जाते हैं तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, उसे सिंपली कैपिटल नहीं कहते, क्योंकि उसके अगेंस्ट शेयर इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन विद ओनर होगी वो क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी। शेयर प्रीमियम किसे कहते हैं? देखें, जो कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही हैं, कल वो मैं पढ़ रहा था कि ये जो क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स या नेटफ्लिक्स जो भी है भाई, बच्चे तो मजाक उड़ाते हैं जब हम कहते हैं। तो ये जो नेटफ्लिक्स है, ये पिछले 1 महीने के अंदर इसके सब्सक्राइबर्स के अंदर 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ है। ये जो कोविड है, कोरोना है, इसने पूरी दुनिया के बिजनेस की ऐसी तैसी फेर दी है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई। उनके अंदर एक बिजनेस जो है वो जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स है। ये जो ऑनलाइन मूवी शूवी अवेलेबल होती है। इसी तरह अमेज़ॉन का बिजनेस बहुत बड़ा है। ओवर द पीरियड, ये जो 2 महीने हैं, अमेज़ॉन के शेयर की वैल्यू के अंदर इजाफा हुआ है। तो सर्कमस्टांस देखते हुए जब हम कंपनी बेहतर प्राइस मार्केट में फेच कर रही हो और हम चाहते हो कि यार हमने और कैपिटल लेना है लोगों से, तो हम मजीद शेयर इशू कर सकते हैं, लोगों को और शेयर बेच सकते हैं कंपनी के, और लोगों से और पैसा ले सकते हैं। वो जो और शेयर बेच रहे हैं उसे फर्दर इशू कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्दर इशू। और अगर मेरे मार्केट में शेयर जो है फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है, और अगर मैं 10 रुपये से ज़्यादा का शेयर बेचूंगा, मसलन मैं कहता हूँ जी मैंने 12 रुपये पे बेचना है, तो वो जो 2 रुपये हैं वो क्या कहलाता है? वो शेयर प्रीमियम कहलाता है। रिडेम्पशन मेरा ख्याल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन का मतलब होता है कि शेयर वापस ले लेती है कंपनी, को बेचना चाहे तो अपने शेयर दे के अपने पैसे वापस ले ले, तो उसे हम रिडेम्पशन ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जैसे आप ड्राइंग नहीं करते थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ वो प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? डिविडेंड कहलाएगी। बोनस शेयर, जब हम शेयर होल्डर्स को खुश हो के बिजनेस अच्छा हो रहा है और हमारे पास पैसे नहीं हैं लोगों को डिविडेंड देने के लिए, ऐसा होता है जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हो तो बिजनेस के पैसे बिजनेस में ही लगाए जाते हैं। बिजनेस बढ़ रहा होता है, बिजनेस अच्छा हो रहा होता है, लेकिन पैसे अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि पैसे दोबारा री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देती हैं, उन्हें हम बोनस शेयर्स कहते हैं, ठीक है।
वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मतलब पैसा कंपनी के पास कोई नहीं आता, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ा ली। इसकी एंट्रीज करेंगे, फिर उसके ऊपर जाके बात करूंगा, अभी सिर्फ इंट्रो है ये। राइट इशू, राइट इशू का मतलब ये है, लाइक अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं और कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं मेरे जैसे, उनको ऑफर करेगी कि भाई हम शेयर और इशू करने लगे हैं, तूने खरीदने हैं तो खरीद लो। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्दर शेयर इशू किए जाते हैं उसे हम राइट इशू कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? राइट इशू। आगे चलो। अब उसने हर एक को अलहदा अलहदा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, आगे चलना जरा। ठीक है, पीछे चलो। शेयर कैपिटल जो है सिंपली क्या होता है, जब आप बिजनेस में पैसा डालते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है कंपनी के अंदर और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अगर हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में खरीद लेते हैं, कंपनी के पास 10 रुपए आ गए और 10 रुपए की शेयर की शक्ल में कंपनी ने लायबिलिटी एडमिट कर ली। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके होल्डर को कोई प्रेफरेंस होती है दूसरे शेयर होल्डर्स के। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी ठीक है, ऑर्डिनरी ठीक है शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स। Preference share are of two types, redeemable and irredeemable. Only irredeemable preference share are treated as share capital. Irredeemable, irredeemable वो है जिन्होंने वापस नहीं होना। रिडीमेबल वो होते हैं जो रिडीम हो जाते हैं। रिडीम का मतलब होता है पैसे वापस हो जाते हैं, शेयर भी वापस हो जाते हैं। हमने आज शेयर इशू किए, कुछ सालों बाद हमने कहा भाई अपने पैसे ले लो, हमारे शेयर वापस कर दो। ये रिडीमेबल शेयर है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये हमेशा इररिडीमेबल होते हैं। इनको redeemable preference shares which the company is entitled to redeem in future are treated as non current liability। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, ये जो आपके रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मीन आपने पैसे वापस करने, तो उनको हम इक्विटी गिनते ही नहीं है। वो हमारी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, इररिडीमेबल जिनकी वापसी नहीं होनी, उन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। सर समझ नहीं आई, फर्क क्या हुआ फिर इसमें और शेयर कैपिटल में? उसमें भी आपने पैसे ले लिए, इसमें भी पैसे ले लिए, वापस नहीं करने, उसमें भी वापस नहीं करने ऑर्डिनरी शेयर के अंदर। फर्क ये है कि इररिडीमेबल जो कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं जो कि इररिडीमेबल शेयर ही हो सकते हैं, उनको प्रेफरेंस हासिल होती है उनके शेयर होल्डर्स को फॉर सम राइट्स। राइट किस तरह के? कि उन्हें हर सूरत डिविडेंड मिलना ही मिलना है। दे आर प्रेफर्ड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होता है, होल्डर होता है बेचारा, उसको पैसे बच जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं बचेंगे तो ना मिलेंगे। उसको कंपल्सरी डिविडेंड जो है वो कंपनी ने नहीं देना। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है इसको कंपल्सरी डिविडेंड मिलता है, इसलिए इनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जी, आगे चलें। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, आगे पेड अप है, आगे चलो, पेड अप शेयर। ठीक है जी, ओके, पीछे जाएं दोबारा। अब ये बेसिकली ये वो चीजें हैं जिनका आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। आपने एक दो क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए, 2-4, लेकिन सिलेबस में चूंकि
लिमिटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ही नहीं। डायरेक्ट ही आपने एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसकी बैलेंस शीट बनाई और अब डायरेक्ट स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी पहुंच गए। यहाँ बातें हो रही हैं शेयर कैपिटल की, रिडम्पशन की, शेयर प्रीमियम की, तो पहले उन्हें हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, ले जी, आपका काम है कुछ कल वाला जो वो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी देखना है, एग्जाम्पल भी देखनी है। यहाँ तक रहेंगे हम लोग। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करनी शुरू करूंगा। कल से मुराद मंडे को अल्लाह ज़िंदगी रखे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर, और हम इसका एक फाइनल अकाउंट का सवाल भी करेंगे। ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ग्रुप के अंदर एक फाइल शेयर कर देंगे क्वेश्चन की, और फिर उसका सोल्यूशन हम इधर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि यार इंडिविजुअल के फाइनल अकाउंट के सवाल में और कंपनी लिमिटेड कंपनी के फाइनल अकाउंट के सवाल में किन किन बातों का फ़र्क है। तो यहाँ तक रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह इससे मंडे को इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके जी, नो क्वेश्चन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।